हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी बसंत के पाठ 16 पानी की कहानी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 16 की एक्सप्लेनेशन। तो देखो इसमें क्या है, कहानीकार हैं वो कहते हैं उसमें क्या है, एक ओस की बूंद को यानी कि एक पानी की बूंद को उन्होंने एक ह्यूमन की तरह मतलब उनकी बातें समझने की मतलब बताया है। और ये पूरा जो चैप्टर है ये साइंटिफिक चैप्टर है। इवेपोरेशन कैसे होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ये जो आपका चैप्टर है ये साइंस से रिलेटेड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो कहानीकार हैं वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ ही रहा था, ठीक है, कि क्या हुआ कि पेड़ की झाड़ी पर से एक जो मोती किसी एक जो बूंद थी उसकी बूंद वो उनके हाथों पर आकर गिर गई। ठीक है, उनका आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था कि जब उन्होंने देखा कि जो ओस की बूंद है वो उनके कलाई से यानी कि रिस्ट से सरकते हुए उनकी हथेली यानी कि पाम पर वो आ गई। उनकी दृष्टि देखी जैसे ही उन्होंने ओस की बूंद को, वो जो बूंद है वो ठहर गई। थोड़ी देर तक उनको है ना, जो लेख कहानीकार हैं उन्हें सितार के तारों की झंकार सुनाई देने लगी। यानी कि क्या हुआ, जैसे सितार के जो स्ट्रिंग्स के जो वाइब्रेशंस हैं उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। उन्होंने मतलब वो सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि कोई आसपास सितार बजा रहा होगा। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं था। फिर उन्हें अनुभव हुआ कि जो उनकी हथेली पर से वो स्वर है वो आ रहा था, वो जो आवाज़ है वो उनकी हथेली से आ रही थी। और उन्होंने मतलब ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस बूंद के अब दो कण हो गए थे, यानी कि वो दो में बट गई थी और वो दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। और उसके बूंद के दोनों दो पार्ट्स हिल हिल कर स्वर बना रहे थे। और वो ऐसा लग रहा था कहानीकार को कि जैसे ये जो बूंद है ये बोल रही हो। और ऐसा उसकी सुरीली आवाज़ से उन्होंने क्या सुनाई दिया कि सुनो सुनो, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो ओस की बूंद है वो हिल हिल कर ऐसे बोल रही थी सुनो सुनो। कहानीकार है वो चुप रहे, मैं चुप था। फिर आवाज़ आई सुनो सुनो, फिर आवाज़ आई लेखक को, कहानीकार को, कि सुनो सुनो। फिर अब उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कह दिया मेरे मुख से निकल गया कहो कहो। फिर क्या हुआ, ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली मैं ओस हूँ। फिर लेखक कहानीकार ने कहा हाँ जानता हूँ। फिर देखो, लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेड़ के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने सोचा, यानी कि कहानीकार ने सोचा झूठी, बेड़ के पेड़ में क्या पानी का फव्वारा लगा है जो उसमें से निकल के आ गई तुम? ऐसे वो कहानीकार हैं वो कहने लग गए। बूंद फिर हिली और बोली, क्या बोली, मानो मेरे अविश्वास से मतलब वो दुखी हो गई। उन्होंने विश्वास नहीं किया ना जब कहानीकार ने कि तुम बेड़ के पेड़ से कैसे आ सकती हो, तब जो बूंद है वो दुखी हो गई। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर है वो घूम रही थी उसकी बूंद, ठीक है। और क्या हुआ, जो उनका कण है वो टटोलती फिर रही थी इधर उधर। और क्या हुआ, फिर वो एक दिन एक बारी में उस पेड़ के द्वारा पकड़ ली गई, यानी कि उस पेड़ की जड़ों ने उस बूंद को खींच लिया। फिर कहानीकार पूछने लग गए कैसे कैसे। मैंने पूछा वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, ये जो मतलब जो ये बेर का जो पेड़ है ना, यह ऊपर जितना बड़ा है ना उतना ही ये पृथ्वी के भी नीचे उतना ही बड़ा है। यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो भी उतनी ही बड़ी है। जितना तुम्हें पेड़ ऊपर दिखाई देता है उतना ही वो ज़मीन के नीचे है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें हैं, छोटी जड़ें हैं और जड़ों के रोए हैं, यानी कि उसके अंदर फाइबर्स भी हैं। और जो रोए हैं वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी रोए हैं। और मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वह बलपूर्वक क्या करते हैं, पृथ्वी में से खींच लेती है। यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी होता है ना, वो जो पेड़ के अंदर रोए होती हैं वो उन्हें ऐसे ही बहुत सारी असंख्य उनकी ऐसे ही जल के कणों को वो अंदर खींच लेता है।
कुछ जो मतलब कण हैं उन्हें तो वो एकदम ही खा जाता है और बाकी जो बचे हुए होते हैं उन्हें छीनकर बाहर निकाल देता है। यानी कि आपको पता ही होगा कि जैसे लीव्स हैं, उस लीव्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उस पोर्स में से जो भी ट्री को पानी नहीं चाहिए होता है वो एटमॉस्फेयर में निकाल देता है। तो वही कहानी इसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे जो पेड़ है वो अपने अंदर पानी ले लेता है और जो नहीं चाहिए होता है उसे वो निकाल देता है, उसे वो इवेपोरेट कर देता है। इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और देखो कुछ पेड़ और देखो, क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। ठीक है, आगे देखो, तुम क्या समझते हो कि ये बड़े और खड़े ऐसे ही हैं? नहीं, इन्हें ऐसा बड़ा बनाने के लिए हम जैसी कितनी पता नहीं कितनी असंख्य बूंद ने अपने प्राण है वो इस पेड़ के लिए दे दिए हैं। मैं बड़े ध्यान से उस कहानी को सुन रहा था, यानी कि जो कहानीकार है वो अच्छे से इस कहानी को पूरा सुन रहे थे। हाँ, तो तुम मतलब कैसे अपने हिलकर फिर अपने मतलब ऐसे कैसे निकल गई? मेरा शरीर है वो, मैं ऐसे भूमि में ना अपने शरीर को मतलब ऐसे ही वो घूम रही थी आनंद से, ज़मीन में वो बूंद है वो इधर उधर फिर रही थी, लेकिन उसका जो लक है वो ख़राब था और दुर्भाग्यवश वो एक रुई से उसका जो शरीर है वो खींच लिया गया, यानी कि पेड़ ने उसे खींच लिया। जो बूंद है वो कांप उठी और दूर भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मतलब छोड़ा नहीं और वो रोए में अंदर खींच ली गई। फिर वो पूछने लग गया क्या हुआ। उसकी उत्सुकता है वो और बढ़ गई, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि फिर आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कैसे जैसे कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा हो। के प्रेशर ऊपर से दे रहा था, अंदर से ऐसा उसे लग रहा था कि ऊपर से कोई उसे धक्का दे रहा हो, ठीक है, नीचे से। आगे देखो, ऐसा लग रहा था मानो कोई हाथ पकड़कर खींच रहा है और मेरा एक ऐसा भाई भी वहाँ लाया गया, यानी कि 2 बूंदों को उधर खींचा गया था। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक बूंद और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली, यानी कि एक ऊपर खींच रहा था, एक नीचे से धक्का दे रहा था, उनके पीछे से वो पिस चली उनके बीच में। और फिर आगे वो कहती है कि मैं लगभग 3 दिनों तक वहीं ऐसे ही भोगती रही और फिर मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर निकल पड़ी, भागकर बचकर है वो निकल गई वो बूंद, यानी कि जो लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं ना, जो उनमें से वो भागकर निकल पड़ी। मैंने सोचा कि जो पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, यानी कि वो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, लेकिन बाहर निकलने पर उसे पता चला कि रात होने वाली है और सूर्य है वो हमें उड़ने की शक्ति देता है, यानी कि वो सूरज से ही ऊपर जाते हैं। तो अभी तो रात थी, तो उन्होंने क्या किया, वायुमंडल में इतने सारे जो जल कण हैं, वो कितने सारे जो वेपर्स हैं, कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उड़ रहे हैं और उनके लिए स्थान नहीं है। तो भाग्य पर भरोसा करो, उन्होंने क्या किया, पत्तों पर ही वो सिकड़कर रात भर बैठी रही। और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मुझे जान पड़ा कि अभी आने वाली है रक्षा, मतलब उससे लगा कि जो ये कहानीकार है वो उसकी रक्षा करेगा, इसलिए वो उसके हाथ पर आकर वो बूंद कूद गई उस लेखक के, ठीक है। उस दुख और उस भावनापूर्ण कहानी का मुझे बहुत प्रभाव पड़ा और कहानीकार ने कहा, जब तुम मेरे पास हो तो मेरा कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा, यानी कि वो जो कहानीकार है वो कहने लग गई कि जब तक तुम मेरे हाथ पे हो तुम सुरक्षित हो। फिर वो कहने लग गई, बूंद भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है, मैं जब तक सूर्य ना निकलने तक रक्षा चाहती हूँ, उसका दर्शन करते ही उसकी उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि वो कहने लग जाती है कि भैया धन्यवाद, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं और मैं सूर्य ना निकल जाए तब तक ही आपसे रक्षा चाहती हूँ। जैसे ही जो सूर्य वो निकल जाएगा तब उसकी शक्ति से मैं इवेपोरेट हो जाऊंगी। और फिर वो मतलब आपको तब तक है मैं कहानी सुना देती हूँ, और मैं कहानी सुनाऊंगी ना तो इससे आपका जो हाथ है वो बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। फिर वो कहने लगते हैं, ठीक है अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए, एक सेकेंड, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, यानी कि अब वो सब बूंद है वो अपनी कहानी सुनाएगी, ठीक है। वो कहने लग गए कि जो उनके पूर्वज है, जो उनके पुरखे हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम की 2 गैस है, वो सूर्यमंडल में यानी कि जो यूनिवर्स है स्पेस में वो लपटों के रूप में विद्यमान थी, ठीक है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, ठीक है,
और क्या हुआ, वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी। यूनिवर्स में अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी कि अब हमें पता चलेगा कि प्लैनेट्स है वो कैसे बने। ठहरो, क्या तुम्हें पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? फिर वो बीच में पूछने लगा, रुको, तुम बताओ कि क्या अब जो तुम्हारे पुरखे हैं ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अब क्या तुम्हारे सूर्यमंडल में नहीं है? वो कहने लगती है उनके वंशज अभी भी उनमें लपटों में, यानी कि वो अभी भी गैसियस फॉर्म में है और वो अभी भी हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के मतलब वो नाचते रहते थे उसके आसपास। और एक दिन की बात है जब दूर से एक प्रचंड प्रकाश पिंड, यानी कि एक बहुत बड़ा जो प्रकाश पिंड है वो दिखाई पड़ा। उनकी आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक गए और यह पिंड इतनी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था जो त्यों आता जाता उसका आकार इतना बड़ा था कि जो मतलब वो सूर्य से लाख गुना ज़्यादा बड़ा था। इतना बड़ा जो एक प्रकाश पिंड है वो सूर्य की तरफ तेजी से आ रहा था। उसका जो महान आकर्षण शक्ति है, यानी कि जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे जो सूरज है वो कांप उठा पूरा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब सूर्य की जो ग्रहण वो है वो मतलब वो बहुत मील से, लेकिन वो दूर से ही चला गया, वो सूरज के बहुत दूर से होकर वो चला गया। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जो सूरज है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मील दूर से ही जो चला गया दूर। परंतु उसकी जो भीषण बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसके कारण क्या हुआ, सूरज का जो एक भाग है वो टूटकर उसके पीछे पीछे चल दिया। और जो सूरज से जो टूटा हुआ वही भाग है ना, वो क्या हुआ, उसके खिंचाव के कारण वो संभल नहीं सका और वो कई टुकड़ों में टूट गया। और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। और फिर क्या हुआ, वो आग का गोला थी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक टाइम पर क्या थी, वो एक आग का गोला थी। ठीक है, क्या हुआ अब इसमें देखो, एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आया जिससे जो सूरज है वो लाख गुना बड़ा था, वो उल्का पिंड और प्रकाश पिंड सॉरी। उससे क्या हुआ, जो सूरज है वो कांप उठा पूरा। ठीक है, वो उसे लग रहा था कि जैसे सूरज है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मील से ही वो चला गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा था, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा था। ये देखो, ये सूरज है जैसे कि, ठीक है, ये हमारा सूरज है, उससे बहुत ज़्यादा उसका फोर्स था। उससे ज़्यादा फोर्स में क्या हुआ, एक उल्का पिंड आया और जो उल्का पिंड है वो उससे बहुत लाख गुना ज़्यादा बड़ा था, लाइक दिस। ओके, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जो उल्का पिंड है वो उससे लाख गुना ज़्यादा सूरज से बड़ा था। ठीक है, वो बहुत बड़ा उल्का पिंड था। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ, जो सूरज का एक टुकड़ा है वो उसके पीछे पीछे हो लिया और इतना एक टुकड़ा बन गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो वो टुकड़ा है फिर वो फर्दर टूटता गया और वो अलग अलग प्लैनेट्स में बन गया। वो सूरज का टुकड़ा टूटकर फिर अलग अलग प्लैनेट्स बन गए और उन्हीं में से एक प्लैनेट है वो हमारा अर्थ बन गया। ठीक है, यानी कि जो हमारी धरती है वो पहले क्या थी, एक आग का गोला थी। ठीक है, सूरज के ही टुकड़े हो गए और उससे क्या हुआ, एक टुकड़ा, सारे वो जो प्लैनेट्स बन गए उनमें से एक टुकड़ा हमारा धरती है। ठीक है, फिर देखो एक सूरज हो गया, उससे एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है और वो एक आग का गोला थी। ऐसा परंतु उन लपटों में फिर पानी कैसे बना, वो पूछने लग गए। ठीक है, लेकिन फिर जो आग की लपटें थी वो पानी कैसे बन गई? वो कहने लगे, मुझे अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो हमारा ग्रह है वो ठंडा होता गया। और क्या हुआ, और मुझे यह याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। यानी कि मैं H2O होता पानी, ये तो आपको पता ही होगा। तो H2O में H होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। और क्या हुआ, उनका केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है पानी। तो क्या हुआ, उतना पता है कि जो मेरे पुरखे हैं अरबों वर्ष पहले, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से जो पानी की बूंद है मैं उत्पन्न हुई थी। आगे देखो, उन्होंने मतलब अपना अस्तित्व है वो गवा दिया और वो सिर्फ गैसेस के रूप में ही हो गए और उन्होंने अपना अस्तित्व गवाकर मुझे, यानी कि पानी को उत्पन्न किया। किसने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी में चारों ओर वो घूम रहे थे, यानी कि जो वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट्स, यानी कि वेपर के फॉर्म में जो पानी है वो पूरी धरती में घूम रहा था। वो बूंद है वो भाप के रूप में घूम रही थी। उसके बाद उसे नहीं पता कि क्या हुआ, वो बेहोश हो गई थी। और जब उसे होश आया, यानी कि जब बूंद को होश आया
तब उसने अपने आप को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया, यानी कि वो ग्लेशियर्स में परिवर्तित हो गई थी। उसका जो शरीर है वो पहले भाप के रूप में था और वो बहुत ज़्यादा अत्यंत छोटा हो गया था। अब क्या था, वह पहले कोई 7वां भाग रह गया था, यानी कि अब है जो वो भाप है वो बहुत छोटा रह गई थी। आगे देखो, मैंने देखा उसके आसपास है ना वो बहुत ज़्यादा असंख्य उसके साथी है वो बर्फ़ बने हुए थे। जहाँ तक उसकी दृष्टि जा रही थी, जहाँ तक वो देख पा रही थी, उसे बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। जिस समय उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी ना, तो उसका जो सौंदर्य है वो और भी ज़्यादा बिखर जाता था, वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगती थी। उसके जैसे पता नहीं कितने ही साथी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से आंधी में उड़ना, मतलब ऊंचा उड़ना चाहते थे। वो उछलने में, कूदने के लिए वो कैसे तैयार बैठे रहते थे, यानी कि जैसे ही हवा का झोंका आएगा, वो आंधी आएगी, वो उड़ना चाहते थे, वो खेलना चाहते थे। उसके जैसे पता ही नहीं कितने असंख्य साथी। वो बहुत मतलब आनंद का समय रहा होगा ना। वो कहानीकार है वो पूछने लगा, वो कहने लगी हाँ बहुत बड़े आनंद का। वो फिर कहानीकार पूछने लगा कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक। वो पूछने लगा कई लाख? हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी कि वो कहने लग गई कि मैं तो बहुत ज़्यादा दीर्घजीवी हूँ और मेरे जीवन में जो 100-200 साल हैं तो कुछ भी नहीं होते। मैं तो पता नहीं कितने साल से हूँ और ये जो बर्फ़ के रूप में वो कई लाखों वर्ष तक रही थी। हाँ, चौको नहीं। और देखो, फिर वो जो कहानीकार है वो कहने लग गया कि मैं कितने दीर्घजीवी से वार्तालाप कर रहा हूँ और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और ओस के बूंद के प्रति ना उसकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई उस दौरान। फिर हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे, यानी कि वो शांति से एक दिन बैठे हुए थे और वो हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। लेकिन अचानक उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम सरक रहे हैं, और उसके क्या हुआ, उनके मुख की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ गई। अब पता नहीं क्या होगा, यानी कि एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही हवा से बातें कर रहे थे, कहानियाँ सुन रहे थे, अचानक क्या हुआ, उनके जो नीचे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सरक रहे हैं। और वो इतने दिन आनंद से काटने के बाद उन्हें जब दुख सहन करने का समय आया ना, तो उनसे उतना उनके अंदर शक्ति नहीं थी, उतना उनके अंदर साहस नहीं था। बहुत पता लगाने पर उन्हें पता चला कि जो हमारे बाहर से जो नीचे वाली जो पानी की परत है ना, वो दबकर पानी बन गई है। यानी कि ऐसे बर्फ़ की सीलियाँ थी, ग्लेशियर्स था, उसके नीचे जो एक ग्लेशियर्स था ना, उनके दबाव से वो क्या हुआ, पानी बनकर निकल गया। इस वजह से वो भी खिसकने लग गए। और क्या हुआ, उनका जो शरीर है अब वो ठोसपन को छोड़कर अब क्या हुआ था, अब वो तरल बन चुका था और वो फिसल रहे थे, यानी कि अब वो पानी बन गए थे। आगे देखते हैं। अब जब वो पानी बन गए तो क्या हुआ, कई मास तक, यानी कि वो कई महीनों तक क्या हुआ, समुद्र में इधर उधर वो घूमती रही। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो गर्म धारा से भेंट हो गई, यानी कि उसका गर्म झरने से उसकी भेंट हुई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और क्या हुआ, वो पिघल गई, यानी कि जो बर्फ़ है वो क्या हुई, खिसकती गई और कई महीनों तक वो समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर उसका एक दिन है वो गर्म पानी से, यानी कि वो एक झरने से मिली और उससे क्या हुआ, वो मतलब वो है पिघलने लग गई बर्फ़ और वो पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी कि वो ग्लेशियर्स से क्या हुआ, वो बर्फ़ है वो खिसकती गई और एक समुद्र में कई महीनों तक वो पड़ी रही। फिर क्या हुआ, उसका एक गर्म झरने से उसकी मुलाकात हुई, उससे क्या हुआ, वो पिघल गई और वो पानी बन गई और फिर वो समुद्र में मिल गई। समुद्र का जो भाग है वो मैंने जो देखा ना, उससे लगता था वो उसे वर्णातीत है, यानी कि उसे वो वर्ण नहीं कर सकती, उसे वो बता नहीं सकती कि जो समुद्र का दृश्य कैसा था। अभी भी उसके वो समझती थी कि समुद्र में केवल पानी की बूंदें होती हैं, और परंतु अब तब उसे पता चला कि समुद्र में उसकी जो चहल पहल है वो तो वास्तव में क्या है, दूसरे जीवों की है और उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ नीला नमक भरा पड़ा है। और पहले जो समुद्र है उसका खारापन है वो उसे बिल्कुल नहीं भाता था, जी मचलाता था, लेकिन धीरे धीरे बूंद है उसे सब कुछ सहन हो गया।
ठीक है, अब वो समुद्र का दृश्य बता रही है। एक दिन उसके मन में आया, उसका जी हुआ कि वो समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी है, अब समुद्र के अंदर जाया जाए कि समुद्र के अंदर क्या है। इस कार्य के लिए उसने क्या हुआ, गहरा जाना, यानी कि उसने समुद्र के अंदर जाना उसने प्रारंभ कर दिया। मार्ग में उसने बहुत सारे विचित्र विचित्र जीव देखे। वो कुछ धीरे धीरे रेंगने वाले, गोगे, जालीदार मछलियाँ देखी उसने, और भी बहुत सारे कछुए देखे, हाथों वाली मछलियाँ देखी उसने। एक मछली तो ऐसी थी जो मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। ऐसे उसने अलग अलग तरह की जो जीव उसने समुद्र के नीचे जाते वक्त देखे। और क्या था, वह उन हाथों से शिकार को पकड़ लेती थी। आगे देखो, मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई, और क्या हुआ, वह एक ऐसी वस्तु देखी उसने कि वो चौंक गई बूंद। एक दिन समुद्र में क्या हुआ, समुद्र में वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। तब समुद्र में अंधेरा था और जो सूर्य की रोशनी है वो वहाँ तक इतने नीचे तक नहीं पहुँच पाती थी। और क्या था, बल लगाकर उसने देखने के कारण उसके जो नेत्र है वो भी दुखने लग गए, लेकिन फिर भी उसे सूरज की किरणें नहीं देखनी। ठीक है, वो सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता होगा। वो देखने लगी, जब वो समुद्र के बहुत नीचे आ गई ना, तब उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ऊपर जो सूरज है उसका प्रकाश इतने नीचे तक नहीं आ पा रहा है। उसने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें हैं वो दुखने भी लग गई। वो सोच रही थी कि यहाँ पर और जीवों को कैसे दिखाई देता होगा। तभी क्या हुआ, उसके सामने एक लालटेन जैसी मछली है, वो एक जीव है, वो घूम रहा था और यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। एक लालटेन जैसी मछली उसके सामने आई। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी और वो मार्ग है, वो रास्ता दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर पता नहीं कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, वो उसके आसपास आ जाती थी। और जब उस लालटेन वाली मछली को भूख लगती थी, तब वह पेट भरने के लिए उन आसपास की एक मछली को वो खा लेती थी। वो कहने लग गया, कितना विचित्र है, ये सब विचित्र है। आगे देखो, जब मैं और नीचे वो गहराई में, समुद्र की गहराई में और तह तक पहुंची, तब उसने देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे छोटे मोटे मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे उगे हुए हैं वहाँ पर। और वहाँ पर पहाड़ियाँ भी है, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ों की गुफाओं में पता नहीं बहुत सारे प्रकार के जीव रहते हैं जो अंधे हैं और बहुत ज़्यादा महा आलसी हैं। वो क्या करते हैं, वो गुफाओं में ही पूरा दिन रहते हैं और वो महा आलसी हैं। यह सब देखने में उसे बहुत सारे वर्ष लग गए और उसके जी में आया कि अब वो ऊपर लौट चले, परंतु यह बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब उसे पता चला कि वापस ऊपर जाना अब यह असंभव है और मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी परत थी, यानी कि वो पानी के 3 मील नीचे आ गई थी। और उसने सोचा कि मैं भूमि में घुसकर अब अपने जान बचाने की चेष्टा करने लग गई, यानी कि अब वो समुद्र के सतह की, यानी कि नीचे आ गई, ठीक है, धरती के अंदर आ गई। और उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जो करोड़ों जल कण है वो इसी भांति अपनी जान बचाने के लिए समुद्र का जो जल है वो नीचे धंसता जाता है। क्या हुआ, वो ज़मीन के नीचे चली गई। वो क्या हुआ, वो अपने दूसरे भाई बहनों के भी पीछे पीछे चट्टान में घुस गई और कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। यानी कि क्या हुआ, अब वो खोखले स्थान में, यानी कि वो धरती में घुस गई और एक चट्टान में जाकर घुसकर और धरती के एकदम खोखले स्थान में वो पहुंच गई। ठीक है, उस स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके भाई बहन वो सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए। कुछ की थी कि हम यहीं पर रहना हम ठीक करते हैं, लेकिन हम जैसे कुछ जो उस बूंद जैसे कुछ और उत्साही युवा भी थे। वो क्या कर रहे थे, वो एक स्वर में वो सोच रहे थे कि बोले कि हम तो खोज करेंगे, हम यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे। और वो क्या हुआ, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि इसके भीतर क्या छुपा हुआ है। वो कहने लगे कि हम तो यहाँ पर नहीं टिक के रहने वाले, हम तो क्या करने वाले, पृथ्वी के हृदय में, पृथ्वी का जो दिल है उसके अंदर घूमेंगे और देखेंगे कि इस पृथ्वी के अंदर क्या छुपा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर नदी की हमें है। हम और शोर मचाते रहे और आगे बढ़ते गए, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां कुछ भी
ठोस वस्तु का नाम नहीं था, यानी कि वो लावा में पहुंच गए थे। वो धरती के इतने अंदर आ गए थे कि वहाँ पर उन्हें लावा मिल गया और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली थी और वहाँ पर बहुत नाना प्रकार की धातुएं भी इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी, यानी कि मेटल्स उसे दिख रहे थे, जैसे कि मेटल्स होते हैं ना लावा के अंदर, वो उसे दिख रहे थे। और वो कैसे थे, एकदम पिघले हुए थे। वहाँ पर कुछ भी ठोस नहीं था, सब कुछ लावा था। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बच गई। वो क्या था, अपने लोग इधर उधर प्रसन्न हो रहे थे और क्या हुआ, अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। और क्या हुआ, अचानक एक ऐसी जगह आ पहुंची जहाँ जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई था, टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था और यह उनके लिए असहनीय था। वो जो बूंद है वो क्या हुआ, अब कांपे और सारे इधर उधर भागने लग गए और देखते ही देखते उनका जो शरीर है वो वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फिर से परिवर्तित हो गया। यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि कुछ जो बूंदे हैं वो उसे सहन नहीं कर पाए और वह फिर से H2O और जो H2O है यानी कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट गई। इस दुर्घटना से जो उस बूंद के जो कान है वो खड़े हो गए थे और वो अपने जैसे बुद्धिमान साथियों के साथ वहाँ से भाग निकली। और वो हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ जो पृथ्वी का जो गर्भ है वो हिल रहा था, यानी कि वो वोल्केनो में आ गए थे और एक बहुत बड़ा ज़ोर का धड़ाका हुआ और उससे वो बहुत तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए और हम ऊंचे आकाश में जाकर वो यानी कि आसमान में वो उड़ गए। ठीक है, इस दुर्घटना से वो चौंक गए थे, जो बूंद है वो ऐसी चौंक गई थी और पीछे देखने से उन्हें पता चला कि धरती है वो पृथ्वी है वो फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातें और लपटें निकल रही थी, यानी कि वोल्केनो था। यह जो दृश्य है ये बहुत ज़्यादा शानदार था और उस बूंद को इसे देखने का बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो, यानी कि वो कहानीकार कहने लग गया कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। वो बूंद कहने लगी, हाँ तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। अब क्या हुआ, अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक भाप का बड़ा बादल मिला, यानी कि क्या हुआ, अब जब वो आसमान में उड़कर बूंद है वो चली गई तब उन्हें बहुत सारे एक भाप का एक बड़ा दल मिला और वो क्या हुआ, हम गरज कर आसपास मिल गए और बड़े पुरानी सहेली आंधी से भी उनके दर्शन है वो वहाँ पर हो गए और हमें पीठ पर लादे वो जो आंधी है वो इधर उधर कभी उधर। एक दिन वह बड़े आनंद के थे और आकाश में वो एकदम खेल रहे थे, इधर उधर खेलते फिरते थे। वो बूंद है वो आगे देखो, बहुत से भाप जल कण से मिलने के कारण हम भारी हो गए और झुक गए और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी कि क्या हुआ, अब हमें बताया जा रहा है कि कंडेंसेशन कैसे होता है। यानी कि जब वो बूंद है वो ऊपर आसमान में चली गई तब उसका बहुत सारे और भाप से उनका मुलाकात हुई और क्या हुआ, वो सारे मिलते गए। आंधी ने उनके साथ उन्हें मतलब और खिलाया, इधर उधर उड़ाया और वो क्या हुआ, वो सारी बूंद है वो मिल गई और ये बहुत सारे कण मिलकर क्या हुआ, वो भारी हो गए बादल और वो एक दिन बूंद बनकर वो नीचे गिर पड़े। और फिर क्या हुआ, वो एक पहाड़ पर गिर गई और वो अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा मैली कुचौली हो गई और वहाँ से पहाड़ से बह चली। पहाड़ों में वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद रहे थे और किलकारियाँ मार रहे थे और उसमें उन बूंदों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो जो आनंद था वो बूंद है वो नहीं भूल सकती, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था। वो क्या हुआ, हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूद पड़े और उससे क्या हुआ, उसके जो नीचे जो चट्टान है वो गिर गई और जो बेचारा पत्थर है वो हमारे प्रहार से यानी कि हमारे जो वार से वो टूट कर खंड खंड हो गया। यह तो हम इतनी रेत देखते हो या पत्थर में चबा चबा कर हम, यानी कि जो आप रेत देखते हो ना, वो कहानीकार से कहने लगे कि तुम जो रेत देखते हो ना वो हम इन्हीं पत्थरों को चबा चबा कर ये रेत हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं ना तो हम कठोर से कठोर वस्तु को भी मार सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं। हमारा कठोर से कठोर वस्तु है वो हमारा प्रहार है वो नहीं सहन कर पाती। यानी कि क्या हुआ, एक बार एक चट्टान पर गिर गई और उससे ये जो पत्थर है वो क्या हुआ, वो टूटकर खंड खंड हो गया और इसी से क्या होती है, टूट टूट कर वो रेत है वो बन जाती है।
उससे अपने विजय से वो क्या हुई, उस जीत से वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि पानी ने उस पत्थर को तोड़ दिया और हम इधर उधर है वो बिखर गई सारी बूंद। मेरी इच्छा उस दिनों से वो चाहती थी कि अब हम प्लेन भूमि पर यानी कि समतल भूमि पर उसे देखने की मन था। इसलिए वो क्या हुई, एक छोटी सी धारा में मिल गई और क्या हुआ, वो सरिता नदी के वो जो दिन थे वो उसके बहुत ज़्यादा मज़े के थे, यानी कि वो सरिता नदी में वो मिक्स हो गई। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, यानी कि क्या करते, कभी तो वो भूमि को काटते हुए कभी पेड़ों ज़मीन को खोखला कर देते थे और उससे पेड़ को भी गिरा देते। बहते बहते वो एक दिन नगर के पास है वो पहुंच गई सरिता नदी से, और उसने देखा कि जो नदी के तट पर ना एक ऊंची सी मीनार है, उसमें कुछ काली काली हवा निकल रही है। उसने उत्सुक हुआ और वो देखना चाहती थी कि ये क्या है, और उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ी कि उसका जो हाथों का जो दुर्भाग्य है वो न्योता दे दिया, यानी कि उसने अपने हाथों से ही दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। और वो क्या हुई, उसके पास पहुंची तो उसके साथियों के साथ साथ वो और बूंदों के साथ साथ वो एक मोटे से नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वो नल हमें इधर उधर घूमती फिरी, और क्या हुआ, मैं उसका जो भागने का उसमें मन कर रहा था उस नल में से, लेकिन क्या हुआ, भाग्य उसके साथ था। और क्या हुआ, फिर एक दिन रात के समय क्या था, मैं ऐसे स्थान में जा पहुंची जहाँ पर नल टूटा हुआ था, और क्या हुआ, वो उस नल के छेद में से जल्दी से तुरंत निकलकर भाग गई और वो पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते उसके जो अंदर ही अंदर जब वो ज़मीन में घूम रही थी तब वो बेर के पेड़ के पास जाकर पहुंच गई। वह रुक गई और फिर क्या हुआ, वो इतना बोली कि मैं बेर के पास आकर पहुंच गई, फिर वो रुक गई। सूरज निकल आए थे, बस मैंने कहा, यानी कि वो बूंद कहने लग गई, बस मैंने कहा, हाँ अब तुम्हारे पास कोई ठहर नहीं सकती, सूर्य निकल आए हैं और अब तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वो बूंद कहने लग गई है, कहानीकार है वो कहने लग गई, बस। फिर वो कहती है, हाँ अब मैं तुम्हारे पास और नहीं ठहर सकती, सूरज निकल आए हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। वह जो ओस की बूंद है अब वो धीरे धीरे घटती गई और आंखों से ओझल हो गई, यानी कि वो सूरज की शक्ति से वो इवेपोरेट हो गई। और ये जो चैप्टर है ये हमारा रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, साइंटिफिक चैप्टर था। इससे हमें पता चला कि कैसे जो बूंद है वो कैसे धरती बनी, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से पानी बना, कैसे वोल्केनो इरप्ट होते, सब हमने इस चैप्टर में देखा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। चैप्टर थोड़ा लेंदी था इसलिए वीडियो है वो काफ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, इसीलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ को करने वाले हैं डिस्कस। सो या आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।